ना अब यहाँ से एक दो या तीन वीडियोस में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक तो हम लोगों को पता है, इस चैप्टर का हेडिंग ही हुई है थर्मोडायनेमिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स इंटर कन्वर्शन। दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसका कन्वर्शन भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब उसमें प्रोसेस का मीनिंग क्या है, एग्जांपल के थ्रू देखना। ये है समझो अ कंटेनर which is filled with a gas, और ये है हमारा मूवेबल पिस्टन। ठीक है, इसके अंदर हमने फिल किया है गैस। इसके पहले वाले वीडियो में हमारा हुआ है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल्स याद है, जो मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज है उस सिस्टम के। क्या था? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। ये एग्जांपल बताया, ठीक है। अभी हमने गैस को ऐसे ही रखा है, हम कुछ उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। डिस्टर्ब नहीं कर रहे मतलब इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी अगर मैं यूज करूं वर्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम बताया था। एक था केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा था थर्मल इक्विलिब्रियम, और तीसरा था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम है तो उस प्रोसेस को उस स्टेट को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज है हम लोग गिन पाएंगे, या ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ध्यान रखना। जब भी मैं वर्ड यूज करूं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तो याद करना केमिकल, थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर तीनों इक्विलिब्रियम फॉलो हो रहे तो इट इज द स्टेट, यानी ये सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और ये थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल है जो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब प्रोसेस का मतलब समझते क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ये गैस है, ये है उसकी इनिशियल स्टेट। कौन सी स्टेट है? इनिशियल स्टेट। तो अच्छे से बोलना है फिजिक्स की लैंग्वेज में, चैप्टर की लैंग्वेज में, तो हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इनिशियल स्टेट। सिर्फ इनिशियल स्टेट में बोलेंगे तो चलेगा, पर चैप्टर की हेडिंग है थर्मोडायनेमिक या प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक इनिशियल स्टेट, चलेगा थर्मोडायनेमिक इनिशियल स्टेट। अब मैं अगर मान लो गैस को सडनली कंप्रेस करूं, बताया है गैस को अगर सडनली कंप्रेस करो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता, यानी क्या चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर चेंज हो गया, डेंसिटी चेंज हो गया, मास चेंज नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो ये सब चीजें क्या हो गई? चेंज हो गई। ये सब चीजें चेंज हुई है, ठीक है। अब वो पहुंच गई है सिस्टम। अब हमने इसको कंप्रेस करके पिस्टन यहां तक लाया है, समझो एक्सपांशन भी चलता था, कंप्रेशन भी चलता, तो हम यहां लाए एक्सपांड, सॉरी कंप्रेस किए। एरो ऊपर देता तो एक्सपांशन है, हमने कंप्रेस किए, ठीक है। तो अब ये यहां से यहां तक आ गया। अब ये है हमारी फाइनल स्टेट, या मोर स्पेसिफिक क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक फाइनल स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो चेंज होगी। अ प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। और उसमें थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होने वाले हैं? चेंज होने वाले। तो दो या दो से ज्यादा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां बताया। बट जनरली क्या होता, हम तीन ही कंसीडर करेंगे। अगर आपको इक्वेशन याद होगा PV इज टू nRT, तो यहां तीन कौन कौन है? P, वॉल्यूम V, प्रेशर P और टेम्परेचर T। तो हम दो को चेंज करेंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे।
जनरली ऐसा करेंगे हम लोग, प्रेशर कांस्टेंट एक बार लेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट एक बार, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो अलग अलग प्रोसेस बनेंगी। ठीक है, केमिस्ट्री में हुआ होगा, पहले ही बताया है। टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसे अलग अलग प्रोसेस हम लोग देखेंगे। यानी हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएंगे पर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के जाएंगे, या वॉल्यूम कांस्टेंट रख के जाएंगे, या प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर कांस्टेंट रखा तो V और T चेंज करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है P और T चेंज करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो P और V चेंज करेंगे। ऐसा दो या दो से ज्यादा वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां बताया। पर जनरली हम लोग अब जो स्टडी करेंगे उसमें हम तीन ही वेरिएबल रखेंगे, P, V और T फिलहाल के लिए बेसिक। कोई तो भी दो वेरी करेंगे और एक को कांस्टेंट रखेंगे। तो देखो ये हो गई हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कंप्रेशन या एक्सपांशन, सडन कंप्रेशन या सडन एक्सपांशन। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या चेंज होंगे? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, यानी इक्विलिब्रियम बदल जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा। ठीक है, तो हम थर्मोडायनेमिक इनिशियल स्टेट से जाएंगे थर्मोडायनेमिक फाइनल स्टेट में। इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम इतना था, फाइनल स्टेट में वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, डेंसिटी चेंज हुई है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई है, तो बहुत सारे वेरिएबल चेंज हुए। तो हम गए इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में। So thermodynamic process is the process in which the thermodynamic system ये thermodynamic system थी, changes from initial state to final state, it changes from initial state to final state। अच्छे से बोलना है तो it changes from thermodynamic initial state to thermodynamic final state। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो याद रखना, थर्मोडायनामिक वेरिएबल चेंज होंगे, स्टेट वेरिएबल चेंज होंगे, मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल जो क्वांटिटीज है वो बदलने वाले हैं। कंप्रेस करेंगे, एक्सपांड करेंगे या हीट करेंगे। इसको एक्सपांड या कंप्रेस करने की जगह यहाँ पे हीट भी कर सकते थे हम लोग। हीट करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, गैस एक्सपांड हुई तो वॉल्यूम चेंज होगा। देखेंगे अलग अलग प्रोसेस आएंगे उसमें, कभी कंप्रेस करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कभी गर्म करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, पर जनरली हम लोग अभी सिर्फ बेसिक स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन के हिसाब से चलेंगे। P, V और T ये तीन वेरिएबल लेंगे हम लोग, उसमें से दो को फिक्स रखेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे P और V लिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे, P और T लिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे, V और T लिया तो प्रेशर कांस्टेंट लेंगे। ऐसा स्टडी करेंगे आगे, देखते हैं। इतना देखो पहले से। तो व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? जैसे कंप्रेस किया, सडन कंप्रेस किया या सडनली एक्सपांड किया, तो ये एक प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उस प्रोसेस में जो सिस्टम थी हमारी, सिस्टम चेंज हुई है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इनिशियल स्टेट टू थर्मोडायनेमिक फाइनल स्टेट। सिंपल है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसी ने पूछा तो लिखना इट इज द प्रोसेस इन व्हिच द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी ये changes from initial state to final state या thermodynamic initial state to thermodynamic final state। तो ये जो प्रोसेस होगा उसमें थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होंगे? चेंज होंगे, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, फिर वो चेंज हो रहे हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होंगे? चेंज होंगे। अगर थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहे तो हम इनिशियल स्टेट में कुछ वॉल्यूम अलग था, प्रेशर अलग था, टेम्परेचर अलग था, फाइनल स्टेट में वॉल्यूम, प्रेशर या टेम्परेचर जो भी चेंज हुआ, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, वेरिएबल बदले हैं। तो जनरली हम लोग तीन वेरिएबल यूज करेंगे, P, V और T, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। दो वेरी करेंगे और एक को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। किसी भी एक को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को या वॉल्यूम को या प्रेशर को। तो अलग अलग प्रोसेस हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आपको लगता जैसे मैंने सडनली कंप्रेस किया, ये नोट के लिए याद रखना है, तो बता रहा हूं वो नोट में याद रखना। अगर आपको लगता है कि आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो पर हमारे को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम चाहिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अभी समझाया था मैंने आप लोगों को। केमिकल इक्विलिब्रियम पहले वीडियो में भी हो चुका है, थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर आपको लगता कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ये प्रोसेस, तो सडन एक्सपांशन या सडन कंप्रेशन नहीं चलेगा। द प्रोसेस शुड बी वेरी वेरी स्लो। ये पहले भी बताया, वेरी वेरी स्लो। उस प्रोसेस को स्पेसिफिक नाम है, वो याद रखना।
quasi static process, ये नाम याद रखना, quasi static process. What is a quasi static process? Which takes place very slow, infinitely slow, such that the system remains in thermodynamic equilibrium. यहां मैंने एग्जांपल क्या बताया था, जब ये बताया तो आपने उसको सडनली कंप्रेस किया है. सडनली कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बदल जाएगा, ठीक है. हम क्या करेंगे, स्लो कंप्रेस करेंगे. देखो ये हाथ लग रहा है कि मूव हो रहे, नहीं, पर वो मूव हो रहे इनफाइनाइटली स्लो, धीरे धीरे गैस को कंप्रेस कर रहे. अब धीरे कंप्रेस करने से क्या होगा, हीट को जैसे आप सडनली कंप्रेस करो तो टेम्परेचर गैस का इंक्रीज हो जाता है, उसको टाइम नहीं मिलता सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने को. सराउंडिंग के साथ क्या एक्सचेंज होगी, उसकी हीट. तो हीट एक्सचेंज होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. हम सडनली कंप्रेस करेंगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पर आप स्लोली, इनफाइनाइटली स्लो, very slow, that process is called quasi-static process. अगर quasi-static process है, एकदम infinitely slow आप compress कर रहे हैं गैस को, बहुत ही ज्यादा slow, ये तो बहुत fast हो गया, बहुत slow. तो आप थोड़ा सा गैस को compress करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो सराउंडिंग के साथ लेना देना कर लेंगे हीट का, और वापस उनका टेम्परेचर कांस्टेंट. फिर आप धीरे धीरे कंप्रेस कर रहे हैं, फिर से टाइम मिलेगा गैस को, लेना देना हो जाएगा सराउंडिंग के साथ, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट. तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएंगे. समझ में आ रहा? तो वॉल्यूम चेंज होगा है, पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है. केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हो रही वहां पे, या केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, ध्यान रखना. तो सडनली कंप्रेस करने की जगह हम स्लोली अगर कंप्रेस करें तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, याद रखना. और अगर सडनली कंप्रेस किया तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. हाँ, थोड़ी देर वैसे ही छोड़ देंगे तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में वापस आने ही वाला है, जैसे मैंने कंबशन इंजन का बताया था. पर अगर आप स्लो प्रोसेस रखेंगे, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ये आइडियल प्रोसेस है जो कि मिलती नहीं. आप किसी भी प्रोसेस को वेरी स्लो, यानी इनफाइनाइटली स्लो, वेरी स्लो बोलने से अच्छा बोलेंगे इनफाइनाइटली स्लो. आप इनफाइनाइटली स्लो किसी भी प्रोसेस को नहीं कर सकते कि बैठे धीरे धीरे प्रेस कर रहे, धीरे धीरे प्रेस कर रहे, इससे भी स्लो. अभी तो बहुत फास्ट मूव कर रहा मैं हाथ दिखाने के लिए, पर इससे भी स्लो प्रेस कर रहे हैं. तो आप जब प्रेस करेंगे उससे भी स्लो, तो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज को टाइम मिल जाएगा, ठीक है. तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा गैस का, इसीलिए हमने बोला यहाँ सडन कंप्रेशन या सडन एक्सपांशन. बट अगर प्रोसेस स्लो है तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगी. पर अगर नेचर में कोई भी प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप कोई भी प्रोसेस को वेरी स्लो या इनफाइनाइटली स्लो परफॉर्म नहीं कर सकते. प्रोसेस का मतलब तो समझ में आ रहा है, कंप्रेस करना, एक्सपांड करना या हीट करना, ये सब प्रोसेस है. गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, गैस को एक्सपांड कर रहे हैं, गैस को हीट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कर रहे हैं हम वेरिएबल चेंज करने के लिए. तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट. ये नोट के लिए याद रखना, व्हाट इज अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. इट इज दैट प्रोसेस, thermodynamic process which takes place very slow, yeah, infinitely slow, quasi static process. It does not exist in nature, याद रखना, ये आइडियल केस है. इनफाइनाइटली स्लो कोई भी काम नहीं कर सकते आप लोग, इनफाइनाइटली स्लो, एकदम स्लो पॉसिबल नहीं है. तो अगर क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है तो याद रखना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा. आगे चलते हैं इसके बाद, देख लो पहले ये थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल याद रखना, दो या दो से ज्यादा चेंज होंगे, बट जनरली हम इस इक्वेशन के हिसाब से चलेंगे. तो या तो P और V कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर चेंज करेंगे, V और T चेंज करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे. कोई दो चेंज करेंगे, एक को वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे. जनरली ऐसा हम लोग स्टडी करेंगे आगे. तो देखो फिर आगे अलग अलग प्रोसेस लेने वाले, फिर से बता रहा कौन से प्रोसेस लेंगे. साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, अडायबैटिक. ये शायद केमिस्ट्री में आप लोग क्यों हम डिटेल में लेने वाले हैं, प्रॉब्लम नहीं है. प्रोसेस का मीनिंग समझना और उसमें क्या चेंज होंगे, स्टेट वेरिएबल चेंज होंगे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट. अगर आपको लगता है कि वो वेरिएबल चेंज नहीं होने चाहिए तो द प्रोसेस शुड बी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. इट शुड बी इनफाइनाइटली स्लो, जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी प्रोसेस हम लोग इनफाइनाइटली स्लो नहीं कर सकते. बट फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. सिस्टम विल रिमेन इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. देखो आगे चलते हैं. तो अब आगे चल रहे हैं, ध्यान रखना
क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस में ये भी प्रोसेस ही है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस ही है क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, बट जो वेरिएबल्स है स्टेट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं ना, तो जो भी चेंज होंगे वो वेरी वेरी स्लो होंगे, इनफाइनाइटली स्लो, सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। पर याद रखना ये पॉसिबल नहीं है। क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है जो कि पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइटली स्लो कोई भी चीज को आप नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो कोई भी स्टेट वेरिएबल इसमें से चेंज करेंगे, जैसे गैस का वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं बट स्लो चेंज कर रहे हैं, पर इतना स्लो चेंज नहीं कर पाएंगे हम लोग, इनफाइनाइटली स्लो बोला है। तो याद रखना क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। कोई भी प्रोसेस आप इनफाइनाइटली स्लो नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू चेंज हो रही इसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग प्रोसेस का। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, तो ऐसा अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे बाद में हम लोग डिपेंडिंग अपॉन थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। तो वो क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे, पहले पीवी डायग्राम का एक बार लॉजिक फिर से समझा रहा क्योंकि अभी इसमें भी काम आएगा हमको। तो ये देख लो पहले एक बार, क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस में जो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल मतलब जो वैल्यू ऑब्जर्वेबल है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, जो भी होगा वो चेंज होंगे इनफाइनाइटली स्लो। इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस अगर है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। और कौन सा इक्विलिब्रियम रहेगा? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। बट दैट इज एन आइडियल प्रोसेस जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज आप इनफाइनाइटली स्लो नहीं कर सकते, याद रखना। तो अब हम ले रहे वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये हो चुका है हम लोग का पीवी डायग्राम। तो आप फिर से बता रहे एक बार पीवी डायग्राम, वहां डिटेल में लिया था, जस्ट शॉर्ट में बता रहा, थोड़ा सा देख लेना एक बार। वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस हेडिंग है, तो हम यहां देखेंगे पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको अब हम बोलेंगे पाथ। ये ध्यान रखना, पाथ इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं। अभी बोला हम लोगों ने इनिशियल स्टेट से हम लोग जा रहे हैं फाइनल स्टेट में। तो पीवी डायग्राम में वो जो ग्राफ बनाएंगे उसी को हम लोग बोलेंगे पाथ, ठीक है। बनाएंगे, देखो ये है पीवी ग्राफ, यानी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ये ए पॉइंट है हमारा, समझो इनिशियल स्टेट। ठीक है, सो ए पॉइंट इज इनिशियल स्टेट। बी पॉइंट है हमारा फाइनल स्टेट। बी पॉइंट बना रहे वहां पे, ये समझो है। तो यहां देखो बी पॉइंट हमारा है फाइनल स्टेट। ये हमारा ग्राफ है ऐसा। ये ग्राफ पहले समझाया पीवी डायग्राम में। आप एरो के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अभी मान लो मैं एरो ऐसे दे दूं, तो यहां से अगर आप देखेंगे इधर और यहां से देखेंगे इधर, तो ये है हमारा इनिशियल वॉल्यूम, ये है हमारा फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ ये है हमारा इनिशियल प्रेशर, और यहाँ आएगा डॉटेड लाइन इधर लेंगे तो ये हमारा फाइनल प्रेशर। तो इनिशियल स्टेट ए पे प्रेशर है पी आई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अभी कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं लिखते, नहीं तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते, तो वैसे भी लिख सकते। चलो वी आई इनिशियल वॉल्यूम, पी आई इनिशियल प्रेशर, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर। इनिशियल स्टेट पे प्रेशर है पी आई, वॉल्यूम है वी आई। हमने एरो इधर दिया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। हम देखो यहां से इधर गए, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, मतलब ये वाले ग्राफ में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एरो पर से पहचानना सीखा है। इसके पहले वाले वीडियो में पीवी ग्राफ में एक्सपांशन स्टडी कर रहे हैं, तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। याद रखना है, एक्सपांशन स्टडी कर रहे हैं तो वर्क डन है पॉजिटिव। तो अब यहाँ इनिशियल स्टेट से हम लोग फाइनल स्टेट तक गए। वॉल्यूम चेंज हुआ है, प्रेशर चेंज हुआ है, दोनों चेंज हुए। बट जरूरी नहीं है कि जैसे हमें यहाँ से बडनेरा जाना है तो जरूरी थोड़ी है हम सीधे रास्ते से जाएंगे, कहीं घूम के भी जा सकते।
जैसे सीधा गए राजापेट से बडनेरा पहुंच सकते हैं, पर हम अंदर से कहीं घूम के चले गए, यानी ए पॉइंट से अमरावती से बडनेरा जाना है, जैसे यहाँ गए हैं तो मान लो आप सीधे रास्ते से भी जा सकते हैं, आप ऐसे घूम के भी जा सकते हैं और आप ऐसे जिगजैग घूम के भी वहां तक जा सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बता दो, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये गैस है, इसको सडनली कंप्रेस किया मैंने तो टेम्परेचर हो गया इंक्रीज, ठीक है। या फिर आप उसको ऐसे भी कर सकते थे कि पिस्टन वही है, आप इसको हीट करके टेम्परेचर चेंज कर। एक प्रोसेस में हमने टेम्परेचर चेंज किया है कंप्रेस करके, एक प्रोसेस में हम हीट करके टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तरीके बता रहा है, इससे मैच नहीं हो रहा, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में नहीं बता रहे, इससे भी लॉजिक बता रहा कि आपको गैस का टेम्परेचर चेंज करना है तो अलग अलग तरीके हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने कंप्रेस किया, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया और थोड़ा टेम्परेचर आप हीट करके बढ़ा रहे, तो अलग अलग पाथ फॉलो करके उस टेम्परेचर तक आप लोग जा सकते हैं। सडनली कंप्रेस करके भी आप वो टेम्परेचर जा सकते हैं इंक्रीज करके, या गैस को हीट करके भी उतने टेम्परेचर तक जा सकते हैं, या आपने थोड़ा कंप्रेस किया, टेम्परेचर बढ़ाया और फिर थोड़ा हीट करके वो टेम्परेचर तक गैस को लेके गए। जैसे एग्जांपल बता रहा कि इनिशियल टेम्परेचर है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, आपको करना है 15 डिग्री सेल्सियस, तो आप सडनली कंप्रेस करके भी वो काम कर सकते हैं, या आप गैस को हीट करके भी वो काम कर सकते हैं, या आप थोड़ा कंप्रेस करेंगे 2 डिग्री से बढ़ाया, 10 की जगह 12 हो गया, फिर 3 डिग्री आप हीट करके बढ़ा रहे हैं, तो आप अलग अलग तरीके से गैस का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। वैसे यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो रहा, अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा। तो ये जो मैंने ए से बी तक जो लाइन बनाया है, ऐसे कर्व बनाया है, जो ग्राफ बनाया है, उसको बोलते हैं पाथ। याद रखिए, इट इज कॉल्ड पाथ। पीवी डायग्राम में जो ग्राफ बनाया है, इट इज कॉल्ड पाथ। तो इनिशियल फाइनल स्टेट में जरूरी नहीं है कि यही पाथ फॉलो होगा, दूसरे भी तरीके हो सकते हैं वहां तक जाने के लिए, जैसे मैंने ये बताया। तो हम एक्सपेंशन स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखो, ठीक है। आप अच्छा ये डॉटेड लाइन का मतलब ये हमारे अभी काम नहीं है, पर समझ में आया ना इनिशियल और फाइनल प्रेशर, ध्यान रखो। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे भी जा सकते हैं, देखो ऐसे, यानी आप पहले ए से डी गए और फिर डी से बी गए, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। देखो समझ में आ रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, बट आप पाथ अलग अलग फॉलो करके वहां तक पहुंचे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको टेम्परेचर बढ़ाना है 15 डिग्री सेल्सियस से, तो आप अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। गैस को कंप्रेस करके बढ़ा सकते हैं, या गैस को हीट करके बढ़ा सकते हैं, या थोड़ा टेम्परेचर कंप्रेस करके बढ़ाओ और थोड़ा टेम्परेचर हीट करके बढ़ाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, पर वहां तक जाने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट। तो वो हम बोल रहे हैं कि पीवी डायग्राम कैसे कच्चा है। तो ए इनिशियल स्टेट है, बी फाइनल स्टेट है, ये देखो यहां लिख दिया ए एंड दिस इज। तो इनिशियली शुरुआत वहीं से हो रही ए से, और खत्म हम लोग बी पे करेंगे, पर अलग अलग तरीके से वहां तक पहुंच सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल बताया, आप ऐसे भी जा सकते हैं, यहां से यहां, ये प्रोसेस ले लेंगे, ए से सी, फिर सी से बी, ए से डी और फिर डी से बी, या डायरेक्ट ए से बी। तो ये है समझो हमारा पाथ 1, ये है हमारा पाथ 2, ये है हमारा पाथ 3, बट इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाने के लिए अलग अलग तरीके हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो वो जो तरीके हम लोग ग्राफ के फॉर्म में बताएंगे, दैट इज कॉल्ड पाथ। और एक चीज और बताता हूं, ध्यान से सुनो, तीनों ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान। अच्छा, पीवी डायग्राम के अंडर जो एरिया है, याद रखो ये पहले वाले में हो चुका है, एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के नीचे का एरिया, ये डायग्राम ऐसे बनाया था हम लोगों ने, और उसके नीचे का एरिया निकाल लेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, वर्क डन। इसके पहले वाले वीडियो में पीवी ग्राफ के बारे में समझाया है, इंडिकेटर डायग्राम में बोलते हैं उसको। तो याद रखो, एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव वर्क डन। तो हर जगह वर्क डन अलग होगा, गैस को कंप्रेस करेंगे सडनली और टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वर्क डन अलग रहेगा, गैस को हीट करके टेम्परेचर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वर्क डन अलग रहेगा। तो वही अब ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दो, तीनों ग्राफ को अलग अलग बना रहे हैं, पीवी, ये पीवी, ये पीवी, तीनों पाथ को अलग बना रहे हैं। पहले ये ले लेते, चलो ये ए और बी, ये वाला पार्ट ए से
ही बनाना बेटा, एक ये ऐसा, ठीक है। तो दूसरा पाथ ये ले लेते, ए बी इनिशियल और फाइनल स्टेट वही है, पर बीच में आ गया डी, फिर और ले लेते हैं यहाँ पे ये ए और ये बी से बना सकते हैं। तो थर्ड पाथ ये है, कहाँ से जा रहा है, थ्रू सी। तो तीनों ग्राफ ये अलग अलग बने। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा कि एरिया अंडर द ग्राफ, ये याद रखना, ये हुआ है अपना पहले पीवी ग्राफ में, आप लोगों को ये पहले समझाया है। वर्क डन का फॉर्मूला था, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी पीवी, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यानी वर्क डन मिलेगा। तो वर्क डन, तो अगर फॉर्मूले से यूज करना है तो ये फॉर्मूला यूज करो, या आप ग्राफ से निकालना चाह रहे हैं तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेंगे, तो आपको मिल जाएगा वर्क डन, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव कर्व, नेगेटिव कर्व, वो सब समझाया है मैंने आप लोगों को। अब देखो ए से बी है, ठीक है, तो यहाँ इसको नीचे लेंगे, इसको नीचे लेंगे, इसके नीचे का ये जो शेडेड रीजन निकाल लेंगे, तो ये हो गया समान, समझो हमारा वर्क डन W। ये वाले प्रोसेस में वर्क डन कितना है, W1, ठीक है। ये वाले प्रोसेस में A से D गए, ठीक है। फिर से बोला बेटा, अगर आपने वो पीवी डायग्राम वाला अच्छे से नहीं देखा है तो पीवी डायग्राफ वाला अच्छे से देख लो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। वहां मैंने हर तरह के ग्राफ लेके समझाया था कि वर्क डन कहाँ जीरो रहेगा, कहाँ पॉजिटिव रहेगा, कहाँ नेगेटिव रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं पीवी ग्राफ या पीवी डायग्राम, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ से ए से डी तक ले रहे हैं, सिर्फ ए से डी तक, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये हमारा डी पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो हम बोलेंगे हमारा वॉल्यूम जो है वो है कांस्टेंट। देखो ये सीधा, तो वर्क डन जीरो, याद है ना, हमने ऐसा ग्राफ बनाया था, ये ऐसा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, तो ये जो डीवी है वो जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन भी जीरो, ठीक है। तो ये इसलिए बोला पीवी ग्राफ का जो समझाया था वो देखना एक बार। ए से डी तक गए हम लोग, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां से यहां तक वर्क डन जीरो। अब बी से बी जब जाएंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है, पर वॉल्यूम चेंज हो रहा, हम एक्सपांशन स्टडी कर रहे हैं, देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, तो वर्क डन आएगा। अब यहां कैसे निकालेंगे वर्क डन, सिर्फ डी टू बी वर्क डन निकालना है, तो इसके नीचे का शेडेड एरिया ये निकलेगा हमारा वर्क डन W2। तो ध्यान से देखेंगे तो वर्क डन सेम नहीं है, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। अब यहां देखते हैं, इनिशियल स्टेट ए, फाइनल स्टेट बी, सी के थ्रू गए, ठीक है। तो ए से सी तक प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क करना पड़ेगा, बट सी टू बी वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो यहां ले लेंगे ऐसे सीधा, तो यहां वॉल्यूम कांस्टेंट, सी टू बी जब गए हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वर्क डन नहीं। तो ए टू सी जब गए हैं तभी वर्क करना पड़ेगा, तो उसके नीचे का ही शेडेड एरिया लेना है। तो ये जो रेड बना रहा है वो शेडेड एरिया, ये इसके पूरे नीचे का एरिया, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है ये है W3। अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्क डन यहां सबसे ज्यादा है, ये वाली प्रोसेस में, ये वाली प्रोसेस में सबसे कम, ये वाली प्रोसेस में इंटरमीडिएट है। तो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा ही, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो, कि आपको ए से बी तक जा कैसे रहे, उस पे डिपेंड करेगा आपका वर्क डन। तो वो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो याद रखना, किसी ने पूछा वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते क्या, ए और बी पे नहीं, यहां सब जगह इनिशियल और फाइनल स्टेट वही है, ए एंड बी, बट पाथ जो पीवी डायग्राम में जो पाथ है वो चेंज हुआ है, पाथ चेंज हुआ है तो वर्क डन भी चेंज हुआ है। तीनों केस में वर्क डन सेम नहीं है, ये वाले इसमें वर्क डन सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, ये वाले इसमें वर्क डन सबसे कम। तो वर्क डन विल डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करेगा ही वर्क डन, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, याद रखना। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जब हम वर्क डन निकालेंगे तो हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे, या हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला भी है, इंटीग्रेशन ऑफ P dV इनिशियल वॉल्यूम टू ये फाइनल वॉल्यूम, तो वर्क डन का फॉर्मूला भी है हमारे पास। बट ग्राफ से निकाल रहे हैं तो याद रखना एरिया अंडर द ग्राफ लेना। तो ये ग्राफ पर से हमने ये समझा है कि हम एक्सपांशन स्टडी कर रहे हैं, सभी केस में वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा, ए से बी तक जाने का तरीका अलग अलग है, किसी में वर्क डन ज्यादा होगा, किसी में वर्क डन कम। तो याद रखना जो हम वर्क डन लेंगे इट डज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता और सिर्फ उन पे नहीं, और काय पे डिपेंड करेगा, पाथ फॉलो, जो पाथ वो फॉलो करेंगे उस पे भी डिपेंड करेगा।
तो याद रखना वर्क डन जो हम निकालना चाहेंगे it depends on initial and final state and they also depend on work done also depend on path follow कि आप पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हैं इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए। जैसे गैस को सिर्फ सडनली कंप्रेस करके टेम्परेचर चेंज किया है या हीट करके टेम्परेचर चेंज किया है या थोड़ा कंप्रेस या थोड़ा हीट करके टेम्परेचर चेंज किया है तो उसके हिसाब से वर्क डन चेंज होगा। तो यहाँ पे हम वही बोल रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करेंगे ही वर्क डन, बट वर्क डन आल्सो डिपेंड ऑन कि आप कौन सा पाथ फॉलो करके वहां तक जा रहे हैं। तो वर्क डन विल चेंज। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो। तो ये क्वेश्चन है पीछे कि वर्क डन एक्सप्लेन करो बाय यूजिंग ग्राफ। तो ये ग्राफ निकालना, तीनों अलग अलग ग्राफ निकालना और फिर हम बोल सकते हैं कि वर्क डन काय पे डिपेंड है। ठीक है, अब हम अलग अलग प्रोसेस लेंगे, अलग अलग प्रोसेस लेंगे। ठीक है, अब 2-3 वीडियो हमारे उसी पे चलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, अडायबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वो सब प्रोसेस अब हम लोग लेने वाले एक एक। तो उसमें पीवी ग्राफ बनाएंगे हर एक प्रोसेस का, हर प्रोसेस का पीवी ग्राफ बनाएंगे। पीवी ग्राफ हमारे इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में भी पीवी ग्राफ आते याद रखना। तो पीवी ग्राफ अच्छे से समझना हर एक के। अगर पीवी ग्राफ यानी पाथ फॉलोड समझ गया तो वर्क डन निकालना आसान हो जाएगा या कौन सा प्रोसेस हो रहा वो पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव का जब रहेगा तो मैं 2-4 मिक्स करके आप लोगों को बताऊंगा कि 4-5 ग्राफ मिक्स आए तो कौन सा अडायबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा क्या है, कैसे पहचानना, वो मैं सिखाऊंगा बाद में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव के टाइम। बट अभी फिलहाल ये देखो, नोट्स में है, नोट्स में साथ में देखते जाओ, सेम डायग्राम सेम एक्सप्लेनेशन है। देखो आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन लेंगे अलग अलग प्रोसेस का। तो प्रोसेस मतलब जिसमें थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल चेंज होंगे। हम जा रहे हैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करेंगे वर्क डन, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। अलग अलग पाथ में अलग अलग वर्क डन रहेगा। तो अब पीवी डायग्राम निकालेंगे अलग अलग प्रोसेस के लिए और अलग अलग प्रोसेस हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसमें हम 2 चीजें वेरी करेंगे और किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे। 2 या 3 भी वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, पर अभी हम जनरल बेसिक स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हम 2 वेरिएबल चेंज करेंगे और एक थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे। वो देखते हैं आगे। इतना देखो आगे से। अब देखो पहले 2 प्रोसेस ले रहे हैं हम लोग, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से समझ में आता है आप लोगों को, जिस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा है पीवी डायग्राम, यानी हम पाथ ड्रॉ कर रहे हैं। ये है हमारी इनिशियल स्टेट, जैसे इसके पहले बताया था। ये है हमारी फाइनल स्टेट। अगर मैं एरो इधर दे दूं, यानी ऐसे जा रहे हैं हम लोग, तो हम बोलेंगे कि ये है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, तो हम बोलेंगे इसको एक्सपांशन। ये एरो दिया है मतलब एक्सपांशन। ठीक है, ये एरो दिया मतलब एक्सपांशन। अब मान लो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं स्लो, यानी कौन सी प्रोसेस? क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, स्लो एक्सपांशन। गैस का एक्सपांशन कर रहे हैं मगर बहुत ही स्लो कर रहे हैं, तो हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच गए। एक्सपांशन, एरो देखो, एरो इधर है, यानी यहां से इधर वॉल्यूम चेंज हुआ, तो वॉल्यूम क्या हुआ है? इंक्रीज। तो ये स्लो प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, स्लो कंप्रेशन या स्लो एक्सपांशन ले रहे हैं। तो अभी एक्सपांशन देख रहे हैं, तो हम गैस का एक्सपांशन कर रहे हैं बट बहुत ही ज्यादा स्लो कर रहे हैं। तो याद रखना क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, इसीलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस को बोल सकते हैं आइडियल प्रोसेस, यानी ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। याद रखना ये आइडियल प्रोसेस है, आइडियल चीज कोई भी नहीं है नेचर में, तो ये भी आइडियल प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्या होगा वो बताते हैं, पहले देखते हैं। फिर देखो, अब हमने गैस को एक्सपांड तो कर लिया स्लो, अब हम स्लोली गैस को कंप्रेस करने वाले हैं। स्लो कंप्रेशन है तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम रहेगा। तो अब हम, ये हमारी इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल। सुन लो, डायग्राम बना देता लगे तो, ये बनाने की जरूरत नहीं है। पहले पिस्टन यहां है, हम उसको यहां तक लेके आए, एक्सपांशन किया, ये एक्सपांशन आया। ठीक है,
अब हम उसी को वापस नीचे लेके जा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, बट स्लो प्रोसेस। तो अब एरो ये देखो, तो ये एरो बता रहा कंप्रेशन, रिवर्सिबल एक्सपांशन, और ये रिवर्सिबल कंप्रेशन, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप स्लोली वो प्रोसेस करेंगे तो जितना वर्क डन एक्सपांशन में हुआ था उतना ही वर्क डन कंप्रेशन में होगा। जाते समय वर्क डन पॉजिटिव लेंगे और उतना ही एरिया आते समय भी है, यानी देखो ये जाते समय का ग्राफ और ये वापस कंप्रेस करते समय का ग्राफ, एक एक्सपांशन का ग्राफ, एक कंप्रेशन का ग्राफ। दोनों के नीचे का अगर एरिया निकालेंगे तो एक का वर्क डन पॉजिटिव और एक का वर्क डन निगेटिव। तो ये अगर 10 जूल है तो ये -10 है, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? 0। तो हमने स्लोली गैस को कंप्रेस किया, फिर स्लोली गैस को एक्सपांड किया, तो वर्क डन कितना हो गया? 0, यानी देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये आइडियल प्रोसेस है। आप जिस पाथ से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक गए थे उसी पाथ को फॉलो करके वो प्रोसेस वापस वहीं आ जाएगी, फॉलोइंग द सेम पाथ। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। बट याद रखना, ये दिस प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, बिकॉज ये आइडियल प्रोसेस रहेंगी जिसको आपको बहुत ही ज्यादा स्लो करना पड़ेगा। जनरली ये ग्राफ ऐसा कैसा फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताना? जब आप फ्रिक्शन को कंप्रेस करने के लिए दबाएंगे या मूव करेंगे बाहर की तरफ तो डेफिनेटली उसका फ्रिक्शन होगा। पहले ही बताया फ्रिक्शन चैप्टर जब पढ़ा था हम लोगों ने कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, भले ही आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, आप फ्रिक्शन जीरो नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने यहां बताया कि ये पाथ फॉलो करके हमने एक्सपांशन किया है, वही पाथ फॉलो करके हमने कंप्रेशन दिखाया है। मतलब अगर इसके नीचे का शेडेड एरिया निकालो तो एक्सपांशन में जितना वर्क डन हुआ है उतना ही कंप्रेशन में हुआ, बट इसमें पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है, तो नेट रिजल्टेंट वर्क डन क्या हो गया? 0। हम जहां थे वहीं पहुंच गए और वर्क डन 0 हो गया। अब वर्क डन 0 है मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये जो हमारा पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस हो और हमारी प्रोसेस वेरी वेरी स्लो हो, यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो, आइडियल प्रोसेस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तभी हम वो पाथ वापस से फॉलो कर पाएंगे। सच प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। जब मैं इसको गैस को कंप्रेस करने के लिए पिस्टन को मूव करूंगा ऊपर या नीचे तो उसका वॉल्स के साथ फ्रिक्शन होगा, थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट होगी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही पॉसिबल नहीं है। आप स्लो, इनफाइनाइटली स्लो या इनफाइनाइटली फास्ट किसी भी प्रोसेस पर, इनफाइनाइटली स्लो किसी भी प्रोसेस को एक्सपांशन या कंप्रेशन में नहीं लगा सकते, तो डेफिनेटली एनर्जी का लॉस होने वाला है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, या ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल केस है। डे टू डे लाइफ में आपको ये प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी, पर हम बता तो सकते हैं ना कि ये प्रोसेस अगर रही ऐसे कि वही पाथ यानी एक्सपांशन और वही पाथ कंप्रेशन में फॉलो हो रहा, इफ सेम पाथ इज फॉलोड फॉर सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। पर रिवर्सिबल प्रोसेस मिलने वाली नहीं है, याद रखो। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। जबकि हम यहां बोल रहे हैं कि जितना वर्क डन यहां हुआ, समझो इसके नीचे का एरिया निकालो, ये आंसर आया 10 जूल और ये आंसर आएगा -10, सेम वर्क डन, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब वो प्रोसेस होंगी इनफाइनाइटली स्लो। देखो ये हो गई हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस, बट कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा ही होगा। फ्रिक्शन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, और एक चीज हम फ्रिक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते, दूसरी चीज किसी प्रोसेस को हम स्लो नहीं कर सकते। इनफाइनाइटली स्लो वो प्रोसेस हो ही नहीं सकती। तो डेफिनेटली ये ग्राफ हमको कभी मिलने वाला नहीं है प्रैक्टिकल में। थ्योरेटिकल में तो आप बता सकते हैं ना कि इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। इरिवर्सिबल बता, तो याद रखना फिर से, रिवर्सिबल प्रोसेस में आप सेम पाथ रिट्रेस कर सकते अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पाथ हमने फॉलो किया था एक्सपांशन में, और यही पाथ हम फॉलो कर रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कंप्रेशन में। बट जनरली एनर्जी का लॉस होता। क्यों लॉस होता बताया? एक तो फ्रिक्शन है, ठीक है, या विस्कस फोर्स बोल सकते हैं, फ्लूइड के लेयर्स के बीच में, वो भी हमारा हो चुका है विस्कस फोर्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। तो विस्कस फोर्स है या फ्रिक्शन है, या हम अपोजिंग फोर्स बोलेंगे, इन शॉर्ट बोलेंगे तो अपोजिंग फोर्स की वजह से एनर्जी का लॉस होने वाला है। तो ये ग्राफ हमको मिलेगा नहीं। तो हमको ग्राफ कैसा मिल सकता है वो बता दो। दिस इज P, दिस इज V।
ये हमारा इनिशियल स्टेट, ये हमारा फाइनल स्टेट। तो ये हमारा ग्राफ है पाथ एरो, एरो इधर दिया है मतलब क्या हो रहा है एक्सपांशन। फिर आप रिवर्स जा रहे हैं तो आप वही पाथ वापस से रिट्रेस नहीं कर सकते, दूसरा पाथ आएगा। सो अगर सेम पाथ रिट्रेस नहीं हो रहा, जैसे हमने यहां बोला कि सेम पाथ रिट्रेस हो रहा अपोजिट डायरेक्शन में, इफ द सेम पाथ इज नॉट रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जाते समय जो प्रोसेस फॉलो हुई है आते समय वापस वही प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इररिवर्सिबल प्रोसेस। और डेफिनेटली देखेंगे तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया और इस ग्राफ के नीचे का एरिया अलग आएगा। इसको भी करेंगे, अच्छा ठीक है, यहां नीचे बना देते हैं, एरिया अलग आएगा, एरिया अलग आएगा, इसका मतलब हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा है, इसका मतलब देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। आप ए से वापस बी तक गए और बी से वापस ए तक पहुंचे, जैसे यहां से इधर गए और यहां से इधर आए, पर हमने यहां पे वही पाथ वापस से रिट्रेस किया है अपोजिट डायरेक्शन में, बट ए से बी जाने के लिए ये पाथ हुआ, बी से ए जाने के लिए ये पाथ फॉलो हुआ है, यानी वही प्रोसेस वापस से रिट्रेस नहीं हुई है इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरा पाथ फॉलो हुआ है, then that process is called irreversible। ए तक पहुंचे हम लोग बट सेम पाथ इज नॉट रिट्रेस्ड, ठीक है, तो इसको हम साइक्लिक बोल सकते हैं, भाई ए से शुरू हुआ था ए पे पहुंच गए, साइक्लिक बोल सकते हैं, बट इट इज इररिवर्सिबल प्रोसेस, सेम पाथ फॉलो नहीं हुआ है जैसे यहां पे हुआ था, ठीक है। तो पहला ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ऐसा है, ए से बी और ये ए से बी। तो यहां पे नीचे निकालेंगे तो ये शेडेड एरिया देगा वर्क डन, और यहां से नीचे निकालेंगे तो ये एरिया देगा वर्क डन, और अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों एरिया को माइनस तो इतना एरिया बचेगा, इसको हिस्टेरिसिस बोलते हैं, याद रखना दिस वर्ड हिस्टेरिसिस, ठीक है। एनर्जी का लॉस हुआ है, यानी यहां से ले लो इस कर्व के नीचे का एरिया इधर और इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया, इतना एरिया दोनों में सेम था, ये जो ब्लैक से शेड कर रहा इतना एरिया दोनों में सेम है, इतना एरिया का फर्क है जो मैंने लाल से शेड किया, उतना रहेगा हमारा वर्क डन, या हम बोलेंगे उतना एनर्जी का लॉस हुआ है, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। जबकि हमने यहां बोला था कि आप दोनों प्रोसेस में वर्क डन निकालेंगे तो सेम आएगा, पर यहां सेम नहीं आएगा, कितना फर्क है, ये जो लाल से शेड किया समझ में आ रहा ना, इसके नीचे का पूरा एरिया और इसके नीचे का पूरा एरिया, तो ये एरिया जो ब्लैक से शेड किया है वो कॉमन है, बट इतना एरिया एक्स्ट्रा है इस वाले प्रोसेस में, तो वर्क डन इतना हुआ है, या हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी इतना है। जब आप ए से बी गए और बी से ए आए तो ये जो शेडेड रीजन है हिस्टेरिसिस बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस वो इतना है, देखो सच प्रोसेस इज इररिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि जब हम कंप्रेस कर रहे हैं या हम एक्सपांड कर रहे हैं तो देयर विल बी फ्रिक्शन ऑफ दैट पिस्टन विद द वॉल्स, तो एनर्जी का लॉस होने वाला है, देख लो एक बार, तो दैट लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस कर्व में ध्यान रखो, मैग्नेटिज्म में भी आएगा वो बाद में देखेंगे फिर उसको, तो भी सिर्फ नाम याद रखो हिस्टेरिसिस, समझ में आया। वही पाथ अगर वापस से रिट्रेस हो रहा इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर वो पाथ वापस से रिट्रेस नहीं हो रहा, हम ए पर ही पहुंच रहे इनिशियली जैसे यहां पहुंचे थे, बट वो पाथ वापस से रिट्रेस नहीं हुआ है, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो जनरली हम लोग नेचर में जो प्रोसेस देखते हैं वो इररिवर्सिबल प्रोसेस ही है, याद रखो। तो गैस को कंप्रेस किया फिर गैस को एक्सपांड कर रहे हैं, प्रोसेस स्लो नहीं है और हमारा फ्रिक्शन भी हो रहा पिस्टन के साथ, इसीलिए एनर्जी में फर्क आया है, ठीक है। अब जिस इनिशियल वॉल्यूम थे पहले हमने कंप्रेस किया फिर हमने एक्सपांड किया, जिस इनिशियल वॉल्यूम पे थे उसी इनिशियल वॉल्यूम पे हम लोग पहुंच चुके, उसी प्रेशर पे पहुंच चुके, पर हमको वर्क डन करना पड़ेगा, हमारी एनर्जी का लॉस होगा और वो लॉस हम इस एरिया से निकाल सकते हैं, शेडेड रेड कलर से जो है, या इन दोनों का माइनस। तो समझ में आ रहा है ना, इसके नीचे का पूरा एरिया और इसके नीचे का एरिया, तो ये ब्लैक दोनों में कॉमन है, इतना एरिया एक्स्ट्रा है, तो एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो माइनस कर लेंगे इतना ही, तो ये जो एरिया रेड कलर से मार्क किया है वो है लॉस ऑफ एनर्जी। देखो अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस में आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, आइस मेल्ट हुई और वाटर में कन्वर्ट हो गई तो हम उसको मेल्टिंग बोलते हैं, और वाटर से वापस आइस में कन्वर्ट हो गई तो हम फ्रीजिंग बोलेंगे, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा एनर्जी का लॉस होगा, पर कंप्रेशन स्लो एक्सपांशन, यहाँ एक्सपांशन और कंप्रेशन बोलना पड़ेगा,
तो ये जो एरो है वो एक्सपांशन है, ये जो एरो है वो कॉम्प्रेशन है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, तो एनर्जी का लॉस बताया है वहां पे, सेम बात फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्सपांशन कॉम्प्रेशन का हो गया, यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं, या वाटर टू स्टीम या वेपर्स बोल सकते हैं, और स्टीम को वापस कंडेंस करेंगे तो वो वापस क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर। तो आइस टू वाटर, देन अगेन वाटर टू आइस, वाटर टू स्टीम, देन अगेन स्टीम टू वाटर। तो ये एग्जांपल भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये ग्राफ जो बनाया है वो एक्सपांशन कॉम्प्रेशन के, इसमें ये ग्राफ एग्जांपल डाल सकते हैं आप आइडियल प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस में। पर ये भी प्रोसेस नहीं है आइडियल, थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस वहां पे भी होता है कि आप जब किसी आइस को मेल्ट होने देंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे उसको वापस आइस बनाने के लिए, तो आपको डेफिनेटली उसको एनर्जी, रेफ्रिजरेटर को तो खर्च करनी पड़ेगी ना, तो वर्क डन होगा वहां पे। बट हम उसको स्लो प्रोसेस अगर कंसीडर करें तो इसको बोल सकते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस। आइस टू वाटर, अगेन वाटर टू आइस, या वाटर टू स्टीम, स्टीम टू वाटर। तो ये कंडेंसेशन है, कंडेंस किया स्टीम को तो वाटर में, वेपराइज किया तो वाटर स्टीम, मेल्ट किया तो आइस वाटर में, कूल किया तो वाटर वापस आइस में। ये भी एग्जांपल याद है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हमको मिलेंगी नहीं, नेचर में इरिवर्सिबल प्रोसेस मिलती, उसके दो कॉज बताई दिया, फिर से एक बार देखेंगे कॉज की इरिवर्सिबिलिटी के। पर याद रखना ये इसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं, ये जो शेडेड रीजन है लाल कलर से जो शेड किया है उतना हमारा वर्क डन रहेगा वापस ए तक पहुंचने तक, या हम बोलेंगे उतना एनर्जी का लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस, ठीक है। देखो तो इस पूरे के नीचे का एरिया और इसके नीचे का एरिया, इतना ब्लैक कलर से जो शेड किया वो कॉमन है, इतना एरिया एक्स्ट्रा है, मतलब इतना एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस, क्योंकि यहां नहीं। देख लो एक बार, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखना हिस्टेरेसिस का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, ये जो शेडेड रीजन बना है ये हिस्टेरेसिस कर्व है, इतना पार्ट, और वो है लॉस ऑफ एनर्जी। मैग्नेटिज्म में भी आएगा तब देखेंगे हम। ये देखो पहले तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के कॉज बताता और इसको हटा देते, मिटा देते। देखो ये तो आगे चलते हैं। याद रखना ये आइडियल प्रोसेस है। अब कॉज सुनो बता ही दिए हैं ऑलरेडी कॉज, पर फिर भी एक बार कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी बता देता कि इरिवर्सिबल क्यों है प्रोसेस। तो पहला कॉज है सडन एक्सपांशन या सडन कॉम्प्रेशन, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, सडन एक्सपांशन या सडन कॉम्प्रेशन या फ्री एक्सपांशन बोल सकते हैं हम, फ्री एक्सपांशन या फ्री कॉम्प्रेशन। तो एक्सपांशन की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बस्टिंग ऑफ अ टायर, पहले भी समझाया है, ठीक है। वहां प्रोसेस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो मैंने यहां बताया कि आप जब गैस को कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपांड कर रहे हैं तो आप इनफाइनाइटली स्लो नहीं कर सकते, यानी सडनली कंप्रेस कर रहे हैं या सडनली एक्सपांड कर रहे हैं, तो उसी में आएगा समझो फ्री एक्सपांशन। या बलून का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बलून में एयर भरी है और बलून एकदम से पंचर हो गया, तो आप लोगों को पहले ही बताया था सडन एक्सपांशन की वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो इट इज नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो सडन एक्सपांशन बोल सकते हैं। या हम केमिकल रिएक्शन वाला भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कंबशन इंजन में, कंबशन इंजन में क्या होता, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन स्पार्क प्रोड्यूस होगा स्पार्क प्लग से, और इन दोनों का क्या होगा, रिएक्शन, और फिर हमारे को मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, हमारी गाड़ी मूव होगी। तो यहाँ केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा, और फ्री एक्सपांशन में भी क्या चेंज हो रहा, टेम्परेचर, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी सडनली टेम्परेचर चेंज हो रहा। मींस इन शॉर्ट इन दोनों केस में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम तभी रहेंगी जब ये एक्सपांशन और ये कंप्रेशन स्लो होगा, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस होंगी। बट आइडियल केस है रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा, क्योंकि स्लो नहीं हो सकती प्रोसेस, इनफाइनाइटली स्लो नहीं। तो पहला कॉज है फ्री एक्सपांशन होगा या केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिससे टेम्परेचर चेंज हो रहा। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो देयर इज नो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम।
थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कौन सी प्रोसेस होंगी? वो इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है तो रिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान रखना। पहला। दूसरा कॉज वही बताया, फ्रिक्शन। तो हम जो कंप्रेस करने के लिए पिस्टन यूज कर रहे हैं या एक्सपांड कर रहे हैं, तो पिस्टन जो है उसका फ्रिक्शन होगा, गैस भी मूव हो रही तो विस्कस फोर्स आ जाएगा। विस्कस फोर्स भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में विस्कोसिटी हुआ है हमारा, तो विस्कस फोर्स बोलो या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या कोई भी अपोजिंग फोर्स होगा जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा, इसीलिए प्रोसेस क्या बन गई? इरिवर्सिबल। सो दीज आर द टू मेन कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। कि प्रोसेस इरिवर्सिबल क्यों है? सेम पाथ फॉलो क्यों नहीं हुआ? इरिवर्सिबल क्यों है? उसका मेन रीजन है ये कि वहां पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी इन शॉर्ट प्रोसेस स्लो नहीं, प्रोसेस फास्ट है। जैसे कि फ्री एक्सपांशन है, बस्टिंग ऑफ अ टायर और बस्टिंग ऑफ अ बलून, कंबशन इंजन जहां क्या हो रहा, केमिकल रिएक्शन हो रहा। तो ये हो गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। ध्यान आ रहा ना, पहले एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं ये। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड थिंग, फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स या एनी अपोजिंग फोर्स, कोई भी अपोजिंग फोर्स होगा जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा, तो प्रोसेस क्या बन जाएगी? इरिवर्सिबल। तो कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी बोला तो ये दो पॉइंट आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है कि प्रोसेस इज नॉट स्लो, यानी इट इज नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, फ्री एक्सपांशन या केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। सेकंड थिंग, फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है या फिर कोई भी अपोजिंग फोर्स एक्ट हो रहा जिसकी वजह से एनर्जी का क्या होने वाला है? लॉस। इसीलिए प्रोसेस हमेशा क्या रहेगी? इरिवर्सिबल। These are the two main causes of irreversibility. ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ प्रोसेस स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये होने का है, ये देख लो पहले एक बार, फिर आगे समझा। अब हम आगे कुछ अलग अलग प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, अडायरेटिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। उसके लिए हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। क्या अजम्पशंस लेंगे वो समझना, क्योंकि हम अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं उसकी, तो अभी हम इतने डिटेल में नहीं लेने वाले हैं कि हम इरिवर्सिबल प्रोसेस लें। तो हम अभी आइडियल केस स्टडी करेंगे कि भाई क्या हो रहा वहां पे। फिर जब आगे जाएंगे आप लोग इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह रहती है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो फिर आपको आगे डिटेल में स्टडी करने को मिलेगा। तो हम कुछ अजम्पशंस लेंगे आगे के स्टडी के लिए। कुछ अजम्पशंस लेंगे। पहला अजम्पशन इसी से रिलेटेड ले रहे हैं हम लोग, कि हम बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों नहीं है, इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, नो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। बट हम जो भी आगे प्रोसेस स्टडी करेंगे, हम ऐसा इमेजिन करेंगे, हम ऐसा अजम्पशन लेंगे कि वो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि जो दिख रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा अजम्पशंस लेंगे कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। आगे जो भी प्रोसेस हम स्टडी करेंगे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, जो भी हम प्रोसेस स्टडी करेंगे, हम ऐसा इमेजिन करेंगे, उसके लिए हम ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं कि हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में हम ऐसा ही लेंगे कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हम लोग। इसका मतलब वो प्रोसेस हम लोग कंसीडर करेंगे स्लो। इसका मतलब वो है कौन सी प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये पहला पॉइंट हट गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों थी? दीज आर द कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों थी, उसमें से हमने पहला पॉइंट हटा दिया कि हम आगे के जो भी प्रोसेस कंसीडर करने वाले हैं उसमें मोस्टली हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो प्रोसेस स्लो है। इन शॉर्ट रिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे हम, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या हो रहा था? फ्रिक्शन। तो हम ऐसा इमेजिन करने वाले हैं कि जो हम पिस्टन वहां पे यूज कर रहे हैं वो है फ्रिक्शनलेस, वेटलेस। वो
पिस्टन है फ्रिक्शनलेस, वेटलेस, यानी उसका वेट निग्लिजिबल है और उसका वॉल के साथ फ्रिक्शन नहीं होने वाला। तो उसको जब हम मूव करने वाले कंप्रेस या एक्सपांड करने के लिए तो फ्रिक्शन हट गई। देखो, तो इन शॉर्ट हम आगे जो भी प्रोसेस स्टडी करेंगे हम ये दो असम्पशन फॉलो करेंगे, यानी हम रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ को ट्रीट करने वाले हैं। हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, मतलब प्रोसेस क्या रखना है, स्लो, जबकि यहाँ स्लो नहीं, इरिवर्सिबिलिटी कॉज को हम हटा रहे हैं यहाँ पे आगे के स्टडी के लिए। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रखेंगे हम लोग और हम ऐसा मानेंगे कि वो प्रोसेस स्लो है यानी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आगे हम जो भी प्रोसेस स्टडी करेंगे मोस्टली हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि वो रिवर्सिबल है, हम उसको स्लो लेंगे। हम खाली अब ये स्टडी करना चाहते हैं कि कौन सी प्रोसेस में क्या हो रहा है, फिर जब आप आगे जाएंगे तो आप फिर डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन सा लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। पर फिलहाल हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो पिस्टन है हमने यूज किया है वो फ्रिक्शनलेस है, उसका वॉल्स के साथ फ्रिक्शन नहीं होगा, उस वेटलेस है, यानी जब हम उसको मूव करेंगे तो हमको उसके लिए कोई वर्क नहीं करना है, हमको गैस पे ही वर्क करना पड़ेगा। इसका वजन रहा तो उसको खींचने के लिए उसके वजन के अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा, पर हम बोल रहे हैं वो वेटलेस है और वो फ्रिक्शनलेस है और वो एयर टाइट है, उसमें से एयर लीक नहीं हो सकती। तो हमने ये दोनों कॉज मास पे हटा दिए असम्पशन। देख लो एक बार, तो ये हम असम्पशन लेंगे, याद रखना मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हिच वी विल स्टडी, तो हम वो लेंगे कि वो प्रोसेस स्लो है, यानी काय में है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। एंड सेकंड थिंग हम ले रहे हैं द सिस्टम इन्वॉल्व इन ऑल द प्रोसेस। जो हम गैस लेंगे, एक और चीज डाल दो, यहाँ जो गैस लेंगे वो लेंगे हम लोग आइडियल गैस। स्टार्टिंग में बताया आइडियल गैस कैसी रहती है, जो इक्वेशन फॉलो करेंगे PV = nRT एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। रियल गैस अलग रहती है, वो समझाया स्टार्टिंग में, KTGN रेडिएशन में हुआ है। तो हम यहाँ आइडियल गैस लेंगे और ये जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है और वेटलेस है और एयर टाइट है। देखिए, तो हमने ये दोनों कॉज हटा दिए, तो इसका मतलब आगे जो प्रोसेस हम स्टडी करेंगे मोस्ट ऑफ द प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस करके लेंगे हम लोग, ठीक है। देख लो, तो याद रखो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर सिस्टम इन्वॉल्व इन ऑल द प्रोसेस इज एन आइडियल गैस, हम आइडियल गैस कंसीडर करने वाले हैं। और जो सिलेंडर है उसमें जो पिस्टन है वो मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है और वेटलेस बोलो या मासलेस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो हमने ये भी कॉज हटा दिया फर्स्ट वाला कि वो प्रोसेस फास्ट होंगी, स्लो नहीं मिलने वाली, पर हम बोलेंगे कि स्लो है समझो, ठीक है। पर नेचर में याद रखो, नेचर में जनरली इरिवर्सिबल ही प्रोसेस मिलेंगी आप लोगों को, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं मिलेंगी। बट हमारा ये बेसिक है, हम अभी बेसिक थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं, इसके पहले थर्मोडायनेमिक पढ़ाए थे 8, 9, 10 में नहीं पढ़ा है हमने। तो हम इमेजिन ऐसे करें कि भाई हम अभी ABCD पढ़ रहे थर्मोडायनेमिक्स की, तो हम उसको सिंपल तरीके से समझे, तो हम रिवर्सिबल समझने वाले हैं, फ्रिक्शन वगैरह काउंट नहीं करेंगे उसमें, हम रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए हमने लिया है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, यानी प्रोसेस स्लो है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसके अंदर हमने आइडियल गैस लिया है जो कि पिस्टन से बंद है, जो फ्रिक्शनलेस है, मासलेस या वेटलेस है, आराम से मूव हो और एयर टाइट है। अब ये जो वॉल है ये हम हमारे हिसाब से चेंज करेंगे, इसको कभी हम कंडक्टिंग लेंगे वॉल को, जहां हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा सिस्टम का, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखना है इसी वॉल को हम इंसुलेटिंग भी लेंगे। एक जगह हम लेंगे ओपन सिस्टम, ओपन बोलने से अच्छा बोलेंगे क्लोज सिस्टम, जहां हीट एक्सचेंज हो रही, और एक इंसुलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम। यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये बाद में आएंगे डिटेल में। अगर वॉल कंडक्टिंग है कि सराउंडिंग के साथ उसका टेम्परेचर एक्सचेंज हो सकता, तो कंडक्टिंग वॉल्स लेंगे, तो वो क्लोज सिस्टम की तरह है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्स को हम इंसुलेट कर दें कि हीट अंदर के अंदर ही रहे, बाहर एक्सचेंज नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये बाद में आएगा, इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, और यहाँ हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, इसको हम अडायलेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये कल याद रखने की जरूरत नहीं है, जब खेलेंगे तो फिर मैं समझाऊंगा। तो ये 2 पॉइंट मैंने याद रखा। ये असम्पशन क्या ले रहे हैं, पहला असम्पशन ले रहे हैं हम ऐसी सिस्टम कंसीडर करेंगे जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, यानी वो जो प्रोसेस होंगी वो स्लो होंगी, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर करेंगे हम लोग। हम यहाँ जो गैस ले रहे हैं, जो सिस्टम ले रहे हैं, वो आइडियल गैस ले रहे हैं, PV = nRT इक्वेशन हम ले सकेंगे। जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस या मासलेस है और एयर टाइट है।
जहां हमको काम गिरेगा वहां हम वॉल कंडक्टिंग रखेंगे ताकि हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सके और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का। टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं उसको। अगर हम इसको थर्मोस फ्लास्क की तरह बना दें इंसुलेटेड पूरा, तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे जहां इंटरनल एनर्जी फिक्स रहेगी। हम इसको एनर्जी दे भी नहीं सकते, उसमें से एनर्जी निकाल भी नहीं सकेंगे थर्मोस फ्लास्क है तो वो अडायबैटिक प्रोसेस है। तो वो दोनों प्रोसेस हम बाद में डिटेल में लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं, पर जस्ट अजम्पशन में वो डालना पड़ेगा अभी फिलहाल कि हम हमारे हिसाब से उसकी वॉल या तो कंडक्टिंग लेंगे या इंसुलेटेड लेंगे। तो दो टाइप के सिस्टम आएंगे, एक क्लोज सिस्टम और एक इंसुलेटेड सिस्टम। ये दोनों हो चुका है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम। ओपन नहीं है, क्लोज है, पर हीट एक्सचेंज हो सकती, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, अंदर हीट दे भी नहीं सकते और अंदर की हीट बाहर निकाल भी नहीं सकते, तो आइसोलेटेड सिस्टम है अडायबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस अडायबैटिक। ये डिटेल में होगा बाद में। ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी, ये अडायबैटिक मे भी केमिस्ट्री में हुआ होगा। तो यहाँ वॉल कंडक्टिंग है पहली वाली केस में, तो सराउंडिंग के साथ उसका हीट एक्सचेंज हो सकता, और प्रोसेस स्लो है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हीट एक्सचेंज हो जाएंगी सराउंडिंग के साथ। अगर वॉल्स को टोटली इंसुलेट कर दें, हीट अंदर की अंदर ही रहेगी, हम उसको दे भी नहीं सकते हीट और बाहर निकाल भी नहीं सकते, तो अंदर हीट सप्लाई भी नहीं होगी ना बाहर निकाल सकते, वॉल्स आर कंप्लीटली इंसुलेटेड, तो ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे अडायबैटिक प्रोसेस। तो वो बाद में डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो गैस लेंगे आइडियल, पिस्टन है फ्रिक्शनलेस, मासलेस या वेटलेस, और वॉल हम जहां हमारे को काम गिरेगा हम कंडक्टिंग लेंगे और जहां हमको काम पड़ेगा वहां इंसुलेटिंग वॉल भी लेंगे। तो ये है हमारी क्लोज सिस्टम और ये है हमारी आइसोलेटेड सिस्टम। वॉल्स आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, इंसुलेटेड है, हीट अंदर के अंदर है, बाहर भी नहीं निकाल सकते ना उसको एक्स्ट्रा हीट दे सकते, तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड अडायबैटिक और ये आइसोथर्मल। तो वो देखेंगे हम लोग कब क्या लेना है, आगे डिटेल में आएंगे। तो इसके बाद हम आइसोथर्मल प्रोसेस से शुरुआत करेंगे, यानी ये वाली पहली प्रोसेस। अडायबैटिक भी आएंगी बाद में, तब एक बार ये फिर से समझा दूंगा, पर याद रखो हमने अजम्पशन क्या लिया है कि हम कौन सी प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस ही स्टडी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल ही कंसीडर करेंगे हम। तो फिर से बता देता, थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब हम ये चैप्टर में सॉरी ये पार्ट में क्या स्टडी कर रहे हैं, प्रोसेस मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जो चेंज हो रहे हैं वो, उसमें वेरिएबल चेंज होंगे। कौन से वेरिएबल चेंज होंगे, पी, वी, टी यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसमें से दो कोई कांस्टेंट रखेंगे और एक कोई वेरिएबल चेंज करेंगे। तो उस प्रोसेस को अलग अलग नाम आएंगे फिर बाद में, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे या प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे या वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। तो वो प्रोसेस हम लोग डिटेल में अब नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। बड़ा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी। ये चैप्टर चलते चलते हम लोग साथ में भी कॉम्पिटिटिव का ले लेंगे, या ये चैप्टर खत्म होने के बाद कॉम्पिटिटिव का मैं शुरू कर दूंगा थर्मोडायनामिक्स से। ये ग्राफ वगैरह पे बेस्ड है, ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा रहता जेडब्ल्यू में भी और नीट में भी, तो ग्राफ देखना अच्छे से, पहचानते आना चाहिए कौन सा ग्राफ क्या है। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।